गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है, जो पहले अजय ग्लोब लवर के नाम से भी जाना जाता था। गाइस, वीकेंड पे मेरे वीडियोज़ आएँगे बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं मिल रहा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं, सर आपकी वीडियोज़ गायब हो गए हैं। तो मैं वीकेंड पे 1 और 2 वीडियोज़ बनाऊँगा बेस्ड ऑन माय बैंडविड्थ एंड ऑल गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस में मंडे को क्या रहने वाला है। इनफैक्ट द होल वीक क्या रहने वाला है, एंड लिटिल बिट व्यू ऑन द एक्सपायरी एज़ वेल कि एक्सपायरी में कैसे क्या बिहेव करेगा। तो आपको पता है हमारे वीडियो के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि नेचुरल गैस की न्यूज़ का एनालिसिस। सिर्फ एनालिसिस नहीं करना, उसका इंटरप्रिटेट करके उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेंगे, उसका विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट पे आएँगे। टेक्निकल चार्ट की सहायता से समझेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है और उससे प्राइस क्या कैसे निर्धारित होगी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में, क्योंकि वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसकी रिस्क एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक है ना? और स्पेशली इन द मार्केट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कमोडिटी मार्केट। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आपको पता है जो हमें विश्वसनीय लगती है, ये हमारा अपना खुद का एक ओपिनियन है। तो मुझे ये जो वेबसाइट है और investing.com वेबसाइट है, ये मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। तो ठीक है ना? जो यहाँ पे बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो हम सीधा नेचुरल गैस के बारे में आते हैं। देखो, नेचुरल गैस में हाल-फिलहाल मुझे लगता है बहुत कम न्यूज़ आ रही है। सारी न्यूज़ ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे आ रही है, तो उसका वीडियो भी बनेगा क्रूड ऑयल पे संडे को। तो यूरोप शिफ्ट्स टू एलएनजी माइट पुश अदर बैक टू द कॉल्स। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मार्केट में क्या हो रहा है और इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये पुरानी न्यूज़ है, तो अभी कोई रिसेंटली न्यूज़ आई नहीं है। देखो, अभी इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ दिस यूरोप, क्योंकि यूरोप एनर्जी लेना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना? और बहुत सारी कंट्रीज़ अब वो क्या कर रही है, नेचुरल गैस की बजाय, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो नेचुरल गैस की बजाय वो कोल इम्पोर्ट कर रही है। इसकी वजह से हमारे इंडिया में भी कोल का अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें, कोल इंडिया वगैरह है, इनका अच्छा खासा बिज़नेस जनरेट हो रहा है बिकॉज़ यूरोपियन कंट्रीज़ अब कोल पे काम कर रही है, क्योंकि उनको एनर्जी लेना नहीं है। अमेरिका से सख्त निर्देश है कि भाई नेचुरल गैस का एक कण नहीं लेना है रशिया से, तो वो अब कोल ले रहे हैं, ठीक है ना? कोयला मतलब, ठीक है ना? तो उसका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना? तो उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है गाइस, अब ध्यान से सुनिए, नेचुरल गैस इतनी सस्ती होने के बाद भी नहीं ली जा रही है, तो नेचुरल गैस का एक क्लियर कन्विक्शन है कि उसको बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा और कोल का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना? जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, उसके बाद भी कोल यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ वेरी, वेरी नेगेटिव न्यूज़। और नेचुरल गैस इस न्यूज़ के सेंटिमेंट्स पे मुझे लगता है कि इन अ डे, ऑन मंडे और मे बी एक्सपायरी, अ वेरी बेयरिश पैटर्न, ठीक है ना? अब उसके बाद हम नेचुरल चार्ट पे भी, और मुझे तो लॉन्ग टर्म का जो प्रोस्पेक्टिव है, शॉर्ट टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, वो भी आपको पता ही है, मैंने पहले कई बार बोला है। क्रूड का फिर भी डिमांड है, थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल का, बट नेचुरल गैस का बिल्कुल भी कोई भी डिमांड नहीं है। तो न्यूज़ बेसिस, इंटरप्रिटेशन, माय ओपिनियन कुछ भी नहीं है। नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं गाइस। जैसे टेक्निकल चार्ट पे आते हैं, मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं की जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप अपने अपने हिसाब से जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे किसी तरह के लेवल्स की बात भी कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंड गाइस, वो सिर्फ़ सीखने के पर्सपेक्टिव से, उसको एक्चुअल ट्रेड नहीं करना है, सीखने के पर्सपेक्टिव से कि भाई इस लेवल पे ये होगा, तभी तो हम अपनी एजुकेशन और जो लर्निंग है वो टेस्ट कर पाएँगे। लेकिन हमें डमी तरीके से टेस्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बैक टेस्ट, ओनली ऑन पेपर, इमेजिनरी, नो रियल। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं आपको, 21590 पे भी ये ट्रेड कर रहा है। हालाँकि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मैंने उनको कब पहले भी बोला था कि भई डेली बेसिस, ये मैंने उनको बोला था 220 के आस-पास आपको वापस से इसको 220 के आस-पास जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली वो डाउनसाइड के लिए है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो ट्रेनिंग है, जो भी मेरे ग्रुप में है, उनके लिए एक ट्रेनिंग है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। उसमें हम क्या करते हैं, जो बड़े-बड़े रेजिस्टेंस, बड़े-बड़े सपोर्ट होते हैं, उनको ध्यान में रख के हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे 220 का मैंने बोला भी था ग्रुप में कि 220 के नीचे आपको वापस नीचे मिलेगा, और देखिए वापस से 21590, ऐसा 2 बार ही हुआ है, 1 बार ही नहीं हुआ गाइस, 2 बार ही हमने किया है। तो अब आगे फर्दर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा टेक्निकल चार्ट के साथ आपको मैं। तो सबसे पहले 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? अगर किसी को फिबोनाची सीरीज़ आती है, आई एम फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, और मैं काफ़ी दूसरी चीज़ें भी देखता हूँ इसके साथ-साथ, सिर्फ फिबोनाची सीरीज़ नहीं होती है। मैं हमारा जो फंडा रहता है वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके, और जो कुछ लोग होते हैं, मैं डिस्क्लेमर, अपना ओपिनियन है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चार्ट देख के अपने लेवल्स वगैरह वो इमेजिन कर लेते हैं। नहीं, हमारा यहाँ की परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको पहले न्यूज़ वगैरह देखनी है,
उसका क्या सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट होगा, नेचुरल केस देखनी है, रिस्क एनालिसिस करना, स्ट्रैटेजी, हिस्टोरिकल पैटर्न, सब कुछ चीज़ें हम कंबाइन करके हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बनाते हैं। तो वीकली बेसिस का जो चार्ट दिख रहा है, वो आपको क्या दिख रहा है? सिंपल सी बात है, वीकली बेसिस में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मतलब ये बीरिश ही बना रहा है एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछो तो। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो भी जिसको भी थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट आता है, आपको समझ ही आ रहा होगा कि एनजी टेक्निकल चार्ट को ले ही नहीं रहा है। इसका जो मूवमेंट है बड़ा अजीबो-गरीब होता है, कभी किधर हो जाता है, कभी किधर हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। अभी आप देखोगे कि 215 से 230 जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन फिर भी बुलिश नहीं होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए भी हमने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में तो शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना? थोड़े बहुत आपको उसके अंश मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो वीकली बेसिस चार्ट बेयरिश है, मंथली बेसिस आपको हो सकता है कंसोलिडेशन चल रहा हो, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बेयरिश है। 3 मंथ का चार्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वही चल रहा है, तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली जो 3 मंथ के चार्ट पे जो आपको दिख रहा है, वो मेरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा मैं आपको 6 मंथ, 1 मंथ, ठीक है ना? तो अब अगर हम इसको 2 महीने से अगर हम देखें, तो 2 महीने का हिस्टोरिकल पैटर्न देखें, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये 200 से लेके 201 से लेके आपको 236 तक एक बड़ा रेंज है ये हालाँकि, है ना? 201 से 236 के बीच में मुझे लगता है पिछले 3-4 महीनों से घूम रहा है ये। तो उसका हमने बहुत फिर हमने सोचा कि भई जब हमको ये पता है कि 201 से 236 तक तो क्यों ना हम अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना लें, इसका फ़ायदा उठाएँ। तो हमने कई बार इसका फ़ायदा उठाया है। तो हमने क्या किया डिफरेंट-डिफरेंट सपोर्ट्स और डिफरेंट-डिफरेंट जो क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं, उनके लिए हमने एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है? जो एज होता है आपको, ठीक है? जब ये किसी एज पे आता है, तो 2 ही नतीजे होते हैं गाइस आपको पता होगा। जब एज पे आएगा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, 2 ही होते हैं और जब ऊपर की तरफ अगर वो जो रेजिस्टेंस है वो ब्रीच कर जाता है तो फिर ऊपर जाता है। लेकिन होता क्या है ना यहाँ पे जो खेल होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे 220 है, क्योंकि हमें यहाँ रेजिस्टेंस लगा 220 का, तो अब 220 का लगा तो हमें क्या कर लेना है कि 220 के आस-पास बैठ जाना है, ठीक है? ऊपर जाने के बजाय नीचे बैठ जाना है। नीचे बैठने से फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि देखो अभी बहुत बारी ऐसा हो रहा है, ये रेजिस्टेंस के आस-पास जाके वहाँ पे कुछ करता है फिर वापस नीचे आ जाता है। तो 220 के वहाँ आप अगर आप नीचे की तरफ जाओगे और वहाँ 221 चला जाता तो 1 पॉइंट का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन है अपना, ठीक है ना? और दूसरी स्ट्रैटेजी गाइस ये है कि देखो जहाँ पे आपको कुछ नहीं कह सकते, आपको पता नहीं चलता है, चार्ट भी पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी होती है कि आपका जो शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है वो क्या है? आर यू बेयरिश और बुलिश? तो ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आप 3 महीने का देखो पैटर्न, आपको देखो कैसा नज़र आ रहा है ये, ठीक है ना? तो 6 मंथ का पैटर्न वही एग्ज़ैक्टली मतलब बहुत मुझे लगता है कि ये जो भी इसमें कंडीशन है ना, दिस इज़ रियली अ जैकपॉट जो मैंने थंबनेल में भी लगाया है, दिस इज़ अ जैकपॉट एक्चुअली। किसी को लगता है कि किसी का भागना जैकपॉट है, नहीं, बार-बार भाग के नीचे आना, फिर भागना, फिर नीचे आना, फिर भाग दिस इज़ द रियल जैकपॉट क्योंकि यहाँ पे आपको स्विंग लॉस नहीं होता। स्विंग लॉस समझते हैं ना आपको? आप स्विंग में खेलते रहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपका मैं आपको पेपर पे बता रहा हूँ गाइस, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है। अब यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से लेवल्स के बारे में यहाँ बता देता हूँ। देखो 21590 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ 211 एक जो हमारा सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच होता है, तो आपको 206 की मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से वापस से 220 के आस-पास जाता है, तो मुझे लगता है कि 220 के आस-पास फिर बैठ जाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 220 के मान लो 221 क्रॉस कर गया क्योंकि 221 इसका रेजिस्टेंस है। अगर 221 क्रॉस कर गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो 221 क्रॉस करने के बाद कुछ नहीं करना गाइस, 221 के बाद सीधा 232 है। जैसे 232 के आस-पास आए, आप फिर से नीचे के लिए ले लीजिए और इन बिटवीन 221 टू 232 हेजिंग तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है यहाँ पे, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है ना? तो गाइज़ यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अक्सर लोग आते हैं मार्केट में क्या सोच के आते हैं कि यार मैंने 21.190 पे ले लिया और मेरे को 221 मिल जाए बस, ठीक है ना? वो यही आशा लेके आते हैं, यही असम्पशन्स लेके आते हैं। हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मुँह फुला के बैठ जाते हैं, जबकि उनको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। सोचना कैसे चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको है ना असम्पशन्स बनानी चाहिए, आपको करना चाहिए 21.59 आप अपना लेवल्स रखिए हाँ 221 ठीक है? नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाइए कि नहीं आता तो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये कर लेना सीख लिया ना, फिर आपके लिए इम्पोर्टेंस ये नहीं रहेगी कि आपके लेवल्स हिट हो रहे, नहीं हो रहे। आप किसी भी तरीके से वापस से अपना काम कर लोगे। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ को? जैसे भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, 220 पे रख लेना, नीचे की तरफ मान लो 21 क्रॉस कर जाता है, तो 21 के बाद आप हेजिंग करना स्टार्ट करिए और फिर अगला 232 फिर से रेजिस्टेंस है, 232 के नीचे फिर से ले लीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ इम्पोर्टेंस है, वो है कि जब आपको यहाँ मल्टीपल टाइम्स लेना पड़ रहा है, ठीक है ना? मल्टीपल टाइम्स लेना पड़ रहा है, तो मल्टीपल टाइम देने के लिए कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी में ये एक लूप होल है कि यू शुड हैव बैकअप तो आपको बैकअप होना चाहिए। तो अल्टीमेटली गाइस
मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म में यहाँ बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। इनफैक्ट इफ आई वुड से कि 190 भी आपको दिख जाए जल्दी ही, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं इंटरनेशनल में बताता हूँ। एज़ आई सेड यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो मुझे दिख रहे हैं ईज़िली, ठीक है ना? वो मुझे दिख रहा है 2.40 के लेवल्स। बहुत ही जल्दी आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में मैं बेरिश हूँ और यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी रहेगी। 2.65 अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर आपको मुझे लगता है कि वापस से अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2.74 का, वो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना? बट ऑन एंड ऑल मुझे लगता है हर स्पाइक पे नीचे की तरफ देखना, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे किसी तरह का कोई माहौल ही नहीं है। पॉलिटिकल अंडर कुछ भी नहीं है, ना पॉलिटिकल न्यूज़ है, ना कोई ग्राफ वो इंडिकेट कर रहा है। फिर भी गाइज़ अगर मैनिपुलेशन हो जाता है जैसे मान लो, तो उसमें क्या करना, उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बना के रखनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो हो जाएगा गाइज़, मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैं उनके बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, संक्षिप्त में रखना चाहूँगा, नहीं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगा। सो ऑन ओवरऑल मंडे आई वुड से डाउन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर ऊपर जाता है, बिकॉज़ अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता है तो मुझे किसी शर्म की वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी ऐसा ही रखना चाहिए कि गाइज़ अगर आपने कुछ कहा है और नहीं हुआ है, तो आपको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि यू आर द रॉन्ग एंड ऑल, नथिंग, दिस इज़ कमोडिटी। यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है, वोलेटिलिटी होती है। बट उसके बाद उसके बाद अपने आप को रिवाइव कैसे करना है, वो उस कंडीशन से, वो इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पैदा गरीब हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मरे भी गरीब की तरह है, तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है। आप समझे? ठीक है ना? क्योंकि पैदा होना आपके गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप गरीब ही मर गए तो वो आपकी प्रॉब्लम है। फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी यही बात है, अगर आप एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद भी कुछ मैनिपुलेशन हो जाता है और आपके नहीं होते, तो वो दिक्कत है। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी मैनेज करके वहाँ से वापस से बैकअप कर रहे हो। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, यही चीज़ आपको सीखनी है। अगर आप पहली वाली लाइन में घुसे रहेंगे कि बस मेरा तो होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरे को नहीं आता, मेरा आइसोलेट हो गया, मैं बुक कर ये ऐसा नहीं, ठीक है ना? आपको सेकंड वाली स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट किसी का सगा नहीं है। मार्केट में कोई भी एक्चुअल एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो आपको ये असम्पशन मान लेना चाहिए कि मैं कहीं चीज़ों पे रॉन्ग होऊँगा। अब रॉन्ग होऊँगा तो उस रॉन्ग होने के बाद मैं किस तरीके से उसको रिवाइव कर सकता हूँ, उस स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है ना? जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, बड़े-बड़े बिज़नेसेस में रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजाइज़ होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। उनको पता है कि आप कितनी भी बड़ी कंपनी रन कर लो, ठीक है ना? आपको पता है कि उसमें बहुत सारी रिस्क रहती है और वो कंपनी कभी भी कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए यू शुड हैव अ वन गाय रिस्क मैनेजमेंट जो आपकी रिस्क को असेस करे, स्ट्रैटेजीज़ बनाए और उस बेसिस पे कंपनी रन करे। तो सेम गोज़ फॉर द कमोडिटी मार्केट एज़ वेल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस का तो अपना एक फंडामेंटल्स होते हैं, राइट? कि उस फंडामेंटल पे वो ग्रो करता है। लेकिन यू नो दैट हियर इज़ जस्ट नॉट अबाउट फंडामेंटल्स, यहाँ पे फंडामेंटल्स भी है, टेक्निकल्स भी है, और काफ़ी सारे लोग पंटरबाज़ी और ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कल कुछ भी रशिया खड़ा होके कुछ भी बोल दे, सीधा-सीधा इम्पैक्ट इस पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल करना ना भूलें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जेन्युइन कंटेंट है मार्केट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग सनसनी बनाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, यू नो। तो अगर आपको जेन्युइन कंटेंट सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इसको शेयर करें आगे साथ, और इसी तरीके से एजुकेशन लेते रहिए। मेरे चैनल के साथ बनिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विद दिस नोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय।